नमस्कार दोस्तों। क्यों राहुल गांधी ने कहा यह मैनिफेस्टो जो हमने बनाया है, जिसे हमने न्याय पत्र नाम दिया है, उसे आपको घर घर पहुंचाना है और यह भी बताना है कि आपको आखिर यह न्याय पत्र कैसा लगा। राहुल गांधी सुबह से चले हुए थे, तेलंगाना पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने एक बड़ी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग थे, वहां पर एक रैली को संबोधित किया, उनके साथ में आत्मीय रिश्ता कायम किया और फिर वहां से निकले तो रात 12 बजे जब वो पहुंचे दिल्ली, तो दिल्ली में एयरपोर्ट से घर जाते वक्त उन्होंने रास्ते में गाड़ी में चलते हुए एक वीडियो बनाया और कहा, मेरी टीम ने कहा कि मुस्कुराते हुए पूरे जोश के साथ में यह बनाना है। और उसके बाद में राहुल गांधी ने कहा, यह घोषणा पत्र, यह मैनिफेस्टो, यह न्याय पत्र आपकी आवाज है, जो आपसे बात हुई उसके आधार पर बनाया गया है और इस पर आप जरूर बताइए कि यह कैसा है और मेरी कमियां भी हो तो बताइए। तो निश्चित रूप से यही एक नेता का काम होता है। वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, यह तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। अब उन्हें यह पता नहीं कहां से मुस्लिम लीग का लग गया। वजह होती है कि जब आपके मन में जैसी भावना होती है, वही चीज आपको समझ में आती है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि देश की आजादी के पहले जब स्वशासन प्रणाली लागू हुई और अंग्रेजी हुकूमत में तमाम राज्यों में सरकारें बनी थी, तो उस दौरान हिंदू महासभा आरएसएस जनसंघ जो है, उसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी। शायद यही वजह है, वही मुस्लिम लीग जो देश का बंटवारा कराने के लिए जिम्मेदार है, वही हिंदू महासभा जो देश का बंटवारा कराने के लिए जिम्मेदार है, वही आरएसएस जनसंघ जो देश का बंटवारा करा करके ही माने। तो उस मुस्लिम लीग और उस हिंदू महासभा की मिल के सरकारें चल रही थी 3-3 राज्यों में। इससे आप समझ सकते हैं, बंगाल राज्य बिहार तक आता था, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से लेकर के बिहार तक, इसी तरीके से तमाम प्रांत होते थे और ऐसे में 3 प्रांत इनके पास थे, दोनों मिल के सरकारें चला रहे थे। और इसके बाद आज मोदी को मुस्लिम लीग याद आती। 2 बात। तीसरी बात कि राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र में इस देश के लोगों को अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, वो अधिकार छीनने की बात करते हैं। वास्तव में आज लड़ाई 2 विचारधाराओं में है। एक विचारधारा जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रही है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा, बचपन से हम सब सुनते आए हैं, अप्रैल फूल मनाया, अप्रैल फूल मनाया, एक करके गाना भी है और तमाम सारी चीजें। निश्चित रूप से जनसंघ एक समय में कांग्रेस को मिटाने के लिए अपना विलय कर देती है जनता पार्टी में। उस जनता पार्टी में जिसके साथ में वामपंथी भी थे, जिसके साथ में तमाम कांग्रेस से निकले हुए, भागे हुए लोग भी थे, समाजवादी भी थे और तमाम सारे थे, उनके साथ विलय कर देती है और विलय करके 1977 की सरकार बनाती है। वो कांग्रेस को जब नहीं मिटा सकी, तब क्या करती है? तब वो अप्रैल फूल मनाने का काम करती है इस देश को। और तब 1980 में अप्रैल फूल के रूप में एक पार्टी का गठन होता है, जिसका फूल चुनाव निशान। वो अप्रैल फूल
बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जन्मदिन था कल 6 अप्रैल को। और उस दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम अप्रैल फूल छोड़े इस देश में। उसी दौर में जब सच की लड़ाई लड़ी जा रही हो, और वह सच की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, ऐसे वक्त में यह अप्रैल फूल मनाया गया। और इस अप्रैल फूल के वक्त में भी एक ही चीज थी जुबान पे, कांग्रेस मुक्त भारत। और कांग्रेस मुक्त भारत के लिए क्या क्या करेंगे, इसके कुछ उदाहरण दे देते हैं। तमाम लोग कहते हैं भारत का इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में एक नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है। क्यों नौटंकीबाज कहता है? क्योंकि वो नौटंकियां करा करता है। आजकल उसकी नौटंकी चल रही है 400 पार। और जब वो 400 पार की बात करता है तो सवाल उठता है कि 400 पार आप आ कहां रहे हैं? तमाम भाजपा के लोगों से बात करके यदि चर्चा करते हैं तब भी आपके 200 पार नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा देने के बाद भी आपके 200 पार नहीं होते हैं, तो 400 पार कहां से आए? इसको लेकर के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने, जो अभी हाल ही में जेल से छूटे और जिन पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जिनके पास से न कोई पैसा बरामद है, न कोई सबूत है, न कुछ है, और उसके बावजूद आप जेल में डाले हुए, या तो आप जमानत के लिए कहिए और नहीं तो हम ऑर्डर लिखाएंगे। तुरंत सीबीआई साष्टांग लेट गई और उसने कहा नहीं नहीं लिखिए कुछ मत, ठीक है जमानत दे दी। तो जो जमानत पे आए हैं वो संजय सिंह कहते हैं कि साहब 400 पार क्या, 600 पार, 700 पार, मोदी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कह दें। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई हम देखते हैं तो मुझे आज भी याद आता है, मैंने उस चुनाव को बड़े अच्छे ढंग से कवर किया था। हरियाणा का विधानसभा चुनाव था, 2019 में नरेंद्र मोदी जीत चुके थे, लोकसभा का भारी बहुमत से जीते थे। तब नारा दिया गया था अब की बार हरियाणा में 75 पार। और हुआ क्या? पूरी ताकत लगी, केंद्र की सत्ता लगी, नरेंद्र मोदी ने कोई जिला नहीं छोड़ा। और अंत में वहां पर हालत यह हुई, पूरी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अपने दोस्त खट्टर को जिताने के लिए लगे, पूरी मशीनरी लगी, इसके बावजूद आए कितने? 40। 75 पार कह रहे थे, 40 आए। पंजाब के चुनाव के दौरान जिस तरह कह रहे थे, अकेले बूते बनाने की बात कह रहे थे, सुपड़ा साफ हो गया, 1 सीट आई। इसी तरह आपको याद होगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान दावे कर रहे थे और हालत क्या हुई? 8 पे सिमट गए। जहां 50 कह रहे थे वहां पर आकर के सिमट गए 8 पे। इसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कह रहे थे अब की बार 350 पार, और स्थिति क्या है कि 300 भी नहीं हो पाए। 300 क्या, 250 भी नहीं हो पाए, उस दशा में आ गए। उसके बाद आप किसी भी राज्य में जाइए, इस तरह की स्थितियां नहीं है। तो ये जो पार पार का नारा है इनका, उसको सुनते रहिए। कुछ जगह तुक्का बैठ जाता है, कुछ जगह नहीं बैठता है, अलग विषय। तो इस तरह के जब ये नारे देते हैं तो इनसे बड़ा और कोई झूठ नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि सामने वाले को हम नैतिक रूप से, मानसिक रूप से कैच कर लें और उसको दिखाएं कि नहीं तुम हारने वाले हो। लेकिन ये मदारी है, नौटंकीबाज है, कुछ भी कर सकता है। तो नौटंकी आप देखिए, जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे भाइयों बहनों,
मैं सिर्फ 100 दिन मांगता हूं, 100 दिन दीजिए, आपको ये कर दूंगा, आपको वो कर दूंगा, आपको जाने क्या क्या कहते थे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका घोषणा पत्र 2014 का, जिसे उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया था, जरूर पढ़िए। उन्होंने उसमें जितने वायदे किए थे, आज उनमें एक भी सिंगल वायदा पूरा नहीं हुआ। एक मंदिर की बात कहते हैं, तो मंदिर की बात क्या कही थी कि कानून बनाकर करेंगे, कानून तो बनाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला हुआ, उसी से बना, आपके पैसे से बना। और दूसरा, अनुच्छेद 370 को खत्म कर देंगे। आज तक अनुच्छेद 370 खत्म नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ एक क्लॉज खत्म हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं, किसी भी आप वकील के साथ में अच्छे से चर्चा कर लीजिएगा, संविधान की वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक क्लॉज खत्म किया गया। तो यह सत्य है। आज तक वहां जल रहा है, आतंकवाद कहते थे खत्म कर दूंगा। आपको याद होगा नोटबंदी की थी, कहा था आप किसी भी चौराहे पर, चलिए हम तो चौराहे पे नहीं करते हैं, लेकिन 50 दिन मांगे थे। 50 दिन छोड़िए, आज इतने साल हो गए हैं, 2016 से आप जोड़ लीजिए, और इतने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना कहती हैं, और इतनी ईमानदार जस्टिस कहती हैं, जो उस जजमेंट में शामिल थी, नोटबंदी से संबंधित जो था, कि सारा काला धन तो सफेद हो गया। काहे का काले धन पे वार था, काहे का टेरर पे वार था, काहे पे किस चीज का था? वास्तव में उस चुनाव में अचानक दूसरी पार्टियों को फंड लेस कर देने का था। जैसे इस वक्त में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करने के बाद में जिस तरीके से किया है, उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, और खाते भले वो कर दिए हों बाहर, लेकिन उनसे जो पैसा निकाल लिया है, उसके बाद में कांग्रेस के पास में आज वो नहीं है कि वो कैसे अपनी रैलियां करे। उसके लिए उसके पास धन का अभाव हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अकाउंट जरूर बहाल कर दिया, लेकिन वो धन तो नहीं आया। तो वो पैसा जो जनता का पैसा है, उस पैसे को भी हजम कर लेते हैं। तो आप समझिए। और उसके बाद कहते हैं देखो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों की बहार लग गई है, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अभी कोई रैली नहीं कर पा रहा है। भैया, करने के लिए पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? आपकी तरह काला धन तो है नहीं। इसके बाद जीएसटी लाए थे। जब जीएसटी लाए थे तब भी इसी तरीके से कहा था, और तब भी कहा था कुछ होगा मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरा क्या है। और इस देश के तमाम व्यापारियों का झोला उठवा दिया। तमाम छोटा व्यापारी मर रहा है, तमाम तरह की स्थितियां हो रही हैं, और इन दोनों के कारण हालात ये हुए कि सब बर्बादी में चल गए। किसानों से कहा था तुम्हारी आमदनी दोगुना कर दूंगा, और स्थिति क्या हुई? किसान को मरने पे मजबूर कर दिया। इस देश का हजारों किसान मर गया तमाम आंदोलन के बाद में। और तब बस इतना कि अरे मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और ये कह के अपना तो फ्री हो लिए, दूसरों को वो कर दिया। उनके राह में कीलें बिछवा दी, उनके साथ क्या क्या गुनाह किया वो सबने देखा। इसके बाद युवाओं से वायदा किया था रोजगार का, और स्थिति ये हुई, इस देश को सबसे बड़ा दुनिया का बेरोजगार देश बना दिया है। लोगों को समृद्ध बनाने की बात कही थी, आज भुखमरा बना दिया है। क्या क्या बताऊं। इस देश की खुशहाली छीन ली। जो खुशहाली इंडेक्स में भारत होता था 6 स्तर पर, वो गिर के कहां आ गया। किस तरह भारत के पासपोर्ट की विश्व में इतनी वक़्त गिर गई है, जो विश्व गुरु होने की बात कहते हैं, कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू सबसे बुरे देशों की श्रेणी में आ गई है। और भारत की स्थिति आज किसी भी उसमें श्रेणी में एक बेहतर स्थिति में नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं में है।
कि बेचने के लिए बाजार है, बस बेचिए और इनको लूटिए और चल दीजिए। चाइना के साथ कहते थे, आज चाइना के ही साथ सारा व्यापार हो रहा है और छोटा व्यापारी बर्बाद किया जा रहा है। ये सब हो रहा हो तब राहुल गांधी सामने आते हैं, तब वो कहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या, जब राहुल गांधी बोलते हैं और राहुल गांधी उन पर उनके सारे सच सामने लाते हैं तो उनकी जवान लड़खड़ा जाती है। इतनी लड़खड़ाती है कि सहारनपुर पहुंचे तो सहारनपुर में बोले यहां की लड़कियां, लकड़ी होता था कि वहां पर लकड़ी का काम होता है, उसकी कारीगरी का काम होता है, उसे लड़की बना दिया है। किसी कांग्रेस के नेता में राहुल गांधी ने यदि कहीं गलती से कह दिया होता तो किस तरह से मीम्स बनते आप समझ सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, लड़की पटाओ बोला था, लड़की पढ़ाओ की जगह, इसी तरीके से। इसके बाद में आप देखिए, यही नरेंद्र मोदी है, इन्होंने बोला मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था बाया रोड। भाई हेलीकॉप्टर से बाय रोड कैसे आ सकते हैं, बाई रोड कैसे आ सकते हैं? हेलीकॉप्टर कोई सड़क पे तो चलता नहीं है ना। तो मैं ये उदाहरण चंद दे रहा हूं कि इस तरीके से बोलते हैं। और यही नहीं, बिहार में उनके साथी नीतीश कुमार वो भी बौखला गए। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी इस बार भाजपा 4000 लोकसभा सीटें जीतेगी। और जब वो 4000 लोकसभा सीटें जीतने की बात करते हैं तो फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि भाई मुझे तो पता था कि 543 सीटें ही हैं देश में लोकसभा की। अब वो इस चुनाव में 4000 सीटें जितवा रहे हैं तो निश्चित रूप से संजय सिंह सही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, वो कुछ भी जीत सकते हैं। वो 400 क्या 600 जीते, 700 जीते, वो 700 तक ही पहुंचे थे, यहां तो 4000 पे पहुंच गए। आप कल्पना करिए। राहुल गांधी ने कहा मेरे लिए महत्वपूर्ण है इस देश का वो हर व्यक्ति जो पीड़ित है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है और जो वंचित है, वो चाहे सवर्ण से हो चाहे गैर दूसरे से हो, जो भी परेशान है वो मेरा है। जो लड़कियां हैं जो अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के साथ में मेहनत करके खाना चाहती हैं, उनके लिए मैं हूं। मैं हूं उन किसानों के लिए, जो किसान इस देश के अन्नदाता हैं, जिन्होंने शहादत दी एक न्याय के लिए, मैं उनके लिए हूं। मैं उन कामगारों के लिए हूं जो कड़ी परिश्रम करके इस देश को बनाते हैं, इस देश के लिए करते हैं, मैं उनके लिए हूं। मैं उनके लिए हूं जो इस देश में सद्भाव पैदा करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे करने का काम नरेंद्र मोदी को करने दीजिए, उनको जाने दीजिए, उन्हें यही करने दीजिए, इसके लिए उन्हें फ्री कर दीजिए। हम तो आपके लिए करना चाहते हैं और उसके लिए हमारी पूरी कार्य योजना है, पूरा अर्थशास्त्र है, हम सिर्फ उसी पर केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए वही 5 न्याय, और उन 5 न्याय में से हर न्याय में 5 न्याय, इतने हक, वो हक मिलेंगे, भिखारी नहीं बनाया जाएगा, आपको विजेता बना के खड़ा करेंगे, सम्मान के साथ मिले। आपको सरकार भीख नहीं देती, आप सरकार के मालिक हैं, इसलिए सरकार से मांगने का काम, लेने का काम आपका है। यह सोच है राहुल गांधी। तो इन दो सोच के बीच में, तो एक सोच है जो सत्ता पाने के लिए पूंजीपतियों, किसी भी विचारधारा के हो, कहीं के भी हो, चुनाव जिता सकते हो या विपक्ष को कमजोर कर सकते हो तो हमारे पास आओ, हम पैसा देंगे, हम नफरत देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। और उसका उदाहरण देता हूं, कांग्रेस पार्टी में एक गौरव बल्लभ हुआ करता था, प्रवक्ता, अर्थशास्त्री, और उसने संबित पात्रा को जीरो समझाए थे 5 ट्रिलियन के।
और स्थिति यह है, वो संबित पात्रा पता नहीं किस लालच में या किस डर से भाजपा में आ गया। उसका पट्टा पहनने के बाद वो कहता है अदानी अंबानी तो देश बना रहे हैं, उनके लिए राहुल गांधी बोलते हैं मैं मना करता था, वो सनातन पे बोल रहे हैं मना करता था। मैंने तो आज तक नहीं सुना। आप खुद वही बातें दोहराते थे और तब जस्टिफाई करते थे। आज ये कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब या तो आप झूठे हैं या मक्कार हैं। मुझे यदि नहीं सही लगेगा तो मैं राहुल गांधी को भी क्रिटिसाइज करूंगा, और चूंकि आज राहुल गांधी सही बोलते हैं इसलिए मैं उनके साथ हूं। तो सच ये कि मौका परस्त लोग परेशान हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब इंडिया गठबंधन में जोर लगाए हुए हैं कि मुझे प्रधानमंत्री घोषित कर दो। किसने किया है? राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे से किया गया, कहा यह एक पार्टी का नहीं, ये पूरे इंडिया गठबंधन का, इंडिया का चुनाव है। और जब चुनाव जीतने के बाद में विधानमंडल दल, जो संसदीय दल है, वो फैसला करेगा कौन होगा, ना कि कोई एक कर सकता है। तो बड़ा साफ सा स्टैंड है। उसके बावजूद पहले तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करो, वो नहीं, जो नियम है हमारे संविधान में है कि चुने हुए सांसद तय करते हैं। तो कैसे कर दें? ये तो परंपरा आपने डाली, क्योंकि आप संविधान को नहीं मानते हो, आप नहीं मानते हो इस देश की व्यवस्थाओं को, इसलिए आप ऐसी बात करते हो। ये आपका डर बताता है, क्योंकि आप सिर्फ नौटंकीबाज हो और आपकी नौटंकियां चल रही। जय